आप सभी को नमस्कार। फैक्ट रंग मंडल की पूरी परिवार की ओर से आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद। पिछले 18 दिनों से हम इस प्लेटफॉर्म पे इस आपदा के समय में एक विमर्श लेकर आए थे, जिसमें कला और रंगमंच के क्षेत्र से जुड़े कई एकेडमिक संस्थानों से जुड़े हमारे सीनियर रंगकर्मियों ने अपनी बात रखी। सर्वप्रथम तो हम फैक्ट रंग मंडल परिवार की ओर से इस 18 दिन तक लगातार इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम फैक्ट की ओर से धन्यवाद देना चाहते हैं जो अब तक पिछले 17 दिनों तक इस प्लेटफॉर्म पे आकर अपने विमर्श, अपनी बातचीत से हम लोग को एक रास्ता बतलाने की कोशिश किया। उन सभी लोगों का, आदरणीय सुरेश शर्मा जी, आदरणीय सतव्रत राव जी, व्योमकेश शुक्ल जी, टीकम जोशी जी, सुमन कुमार, कृति मैम, भानु भारती जी, अभिलाष पिल्लई जी, पुरवीर गुहा, पुंज प्रकाश जी, अजीत राय, प्रकाश झा, गौरी देवल जी, गोविंद यादव जी, अजय मलकानी जी, राजकुमार रज्जक जी, आसिफ अली जी, इन सभी का फैक्ट रंगमंडल धन्यवाद ज्ञापित करता है कि आपने जो इस मुश्किल समय में एक विमर्श का आप हिस्सा बने, विमर्श को आपने आरंभ किया। उस विमर्श का ये आखिरी दिन है। हमारी व्यक्तिगत रूप से हमारी टीम की हमारी एक सोच थी कि हमने ये सेकेंड वेव जो आया उसमें देखा, समझा कि लगातार चारों तरफ चुप्पी है, सब लोग डरे हुए हैं, कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो ऐसे समय में हमने तय किया, क्योंकि कला हमेशा लोगों से जुड़ी रहती है, रंगमंच तो सशक्त माध्यम है लोगों तक पहुंचने का, तो हमें लगा कि इस समय एक विमर्श की जरूरत है। हम अपने कमजोरियों की तरफ देखें, हमने क्या क्या गलतियां की है, जिसका क्या नुकसान हुआ है, उन सब की तरफ एक तरह से चिंतन मनन करके एक नए रास्ते आने वाले समय में ये रंगमंच के लिए, कला के लिए एक बेहतर समय हो, इसी सोच के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ हमने ये 17 दिनों का एक संवाद श्रृंखला चलाया। कई वक्ताओं ने कई तरह की बातें की, कई तरह के सुझाव दिए, कई लोगों के ये सिस्टम के प्रति एक गुस्सा भी था, गुस्सा भी जायज है। इन्हीं बातचीत के बीच मैं आज इस समापन की संध्या में मैं अपनी ओर से कुछ बात कहना चाहता हूं। ये बातचीत, मेरी बातचीत भी, ये जो पिछले 17 दिन से बातचीत हुई है उसी का एक नतीजा है, उससे भी कुछ निकला है, और मैं भी ऐड करना चाहता हूं उसमें। हमारी चिंता सभी के लिए है, व्यक्तिगत कोई चिंता नहीं है। हमारी चिंता उस रंगमंच, उस कला के लिए है जिसने मुझे बहुत कुछ दिया। रंगमंच ने एक पहचान दी, रंगमंच ने एक यहां तक पहुंचाया, और इस पहुंचने या यहां तक आने के क्रम में कई लोगों का जुड़ाव रहा। कई लोग हमने अकेले कुछ नहीं किया। इस यात्रा में हमारे शहर, नेशनल लेवल पे हर जगह से कई लोगों ने सपोर्ट किया, सहयोग से सब साथ मिल के हम आगे की ओर बढ़ने लगे। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि जिस कलाकर्म ने, जिस रंगमंच ने आपको पहचान दी, आपको इस लायक बनाया कि आप अपनी बात कह सके, उस रंगमंच के लिए, उस मंच के लिए, उस स्पेस के लिए आप, मेरा दायित्व बनता है कि ऐसे मुश्किल समय में जब चारों तरफ एक चुप्पी हो गई, चुप्पी सी साध ली गई है, एक साइलेंट जोन का निर्माण हो गया है, वैसे समय एक आवाज, एक बातचीत
शुरू हो। मैं कोई संस्थान में बैठा व्यक्ति नहीं हूं, मैं कोई बड़ा व्यक्ति भी नहीं हूं कि मेरी बात सुनी जाए, लेकिन मेरा दायित्व है कि हम अपने उस फील्ड के लिए, अपने उस रंगमंच के साथी कलाकारों के लिए, उस रंगमंच के गुरुओं के लिए, आने वाले रंगमंच के भविष्य के लिए मैं कम से कम अपनी ओर से एक सार्थक प्रयास तो शुरू करूं, कल उनका बेहतर हो इस मुश्किल समय के बाद। इसी के क्रम में मेरी ये कोशिश थी। में हमारा विषय था कोरोना काल, संस्थानों का दायित्व, प्रशिक्षण व कलाकार। संस्थान सबके पास है, हम भी एक संस्थान का है, मेरा भी संस्थान है फैक्ट मंडल, हमारी भी कुछ जिम्मेवारियां हैं। पता नहीं हमने निर्वहन किया नहीं किया, लेकिन करना चाहिए था। हमने अपने तरफ से जो भी हमारे साधन हो सकते थे मिनिमम, या कला ही करना, रंगमंच ही करना हमारा योगदान है, रंगमंच ही करना हमारा एक योगदान था, दायित्व था। जब भी टाइम मिला हमने रंगमंच किया। इस देश में एक सौभाग्य की बात है, हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो भविष्य जिनके बल पे हम यहां तक पहुंचे हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छा एक सोच रखी थी, इमेजिनेशन किया था कि आज हमारे केंद्र सरकार के पास संस्कृति मंत्रालय है। आज ये सौभाग्य है कि हमारी सभी राज्यों के पास संस्कृति मंत्रालय का विभाग है। कोई एक छोटा मोटा ऑफिस नहीं है। ये कितना सौभाग्य है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो विजनरी थे, जो पहले जिन्होंने सोचा था, सभी राज्यों के पास उनका अपना संस्कृति मंत्रालय है, संस्कृति मंत्री है, जो जनता से चुन कर आती है। केंद्र के पास संस्कृति मंत्रालय है। कई अकादमियां हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अकादमियां हैं, स्टेट गवर्नमेंट की अकादमियां हैं, उसके बाद कई सरकार पोषित, मिनिमम पोषित रंगमंडल हैं, कई एमेच्योर संस्थान हैं, जोनल सेंटर है। हम बिहार के निवासी हैं। बिहार में हमारी संगीत नाटक अकादमी है, ललित कला अकादमी है, राजभाषा है, संस्कृति विभाग है। तो इन सब ने मिलकर क्या किया, कुछ तो बेहतर किया था पहले। आज यहां तक ये संस्थाएं जीवित हैं। और एक चीज स्पष्ट कर दूं कि ये संस्थान, चाहे वो राज्य की इकाइयां हो, चाहे केंद्र की इकाइयां हो, चाहे संगीत नाटक अकादमी हो, चाहे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हो, चाहे मध्य प्रदेश का ड्रामा स्कूल हो, चाहे लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार का भारतेंदु नाट्य अकादमी हो, या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पास सेंटर हो, बिहार सरकार का संगीत नाटक अकादमी हो, ललित कला अकादमी हो, ये सभी संस्थान इसलिए बनाए गए थे कि कला, रंगमंच, कलाकारों का संरक्षण हो, उसको आगे बेहतर तरीके से उसको हम जिंदा रख सके, दूर दराज विलुप्त होती कलाओं को भी हम खोज सके। और इन सब संस्थाओं में कई स्टाफ है, कई लीडर है, उन सबका बाकायदा चुनाव हुआ, सिलेक्शन हुआ। सरकार जनता की पैसा से चलती है सभी संस्थानें। तो जो लीडर हुए उनका यह दायित्व था कि इतने बड़े देश के इतने बड़े कलाकारों की कौम का नेतृत्व कर रहे थे, चाहे वो राज्य में हो, चाहे केंद्र में हो। यह भी मैं मानता हूं कि कोरोना एकाएक आ गया, लेकिन अब तो 15 महीने बीत चुके हैं, 16 महीने बीत चुके हैं। फर्स्ट वेव भी खत्म हुआ, सेकेंड वेव आया, बीच में गैप हुआ। तो इन संस्थानों ने क्या अपना दायित्व निभाया, और क्या संस्थानों से ये सवाल करने का हमारा अधिकार है
यह भी हो सकता है कि आपने क्या किया, मैंने क्या किया। अरे भैया, मेरे पास सब कुछ होते, मेरे पास संसाधन होते तो जरूर करता। हमारी बेहतरी के लिए, हमारे जैसे इतने कलाकार हैं हिंदुस्तान में, उन सबके सपनों के लिए, उन सबके भविष्य के लिए ही तो आपको बनाया गया था। आपको इसलिए नहीं बनाया गया था कि आप ऑफिस जाए, ड्यूटी करे, लास्ट समय, माह के अंतिम समय तनख्वाह पा और खुश रहे। अगर आप घर का मुखिया हो, कोई घर का मुखिया होता है तो घर के परिवार की चिंता तो होती है उन्हें। वो चाहता है कि हमारे परिवार के सभी सदस्य खुश रहे। पर संस्थानों में जो हमारे नेतृत्व के नाम पे जो हमारे बीच से ही लोग गए, उन्होंने क्या यह दायित्व निभाया? उद्देश्य क्लियर है कि आपको कला का संवर्धन करना है, रंगमंच का संवर्धन करना है, उसको बचाना है, उसको आगे ले जाना है। नित्य नए लोगों को इसमें, युवाओं को, नए कलाकारों को ऐड करना है, उनको प्रोत्साहित करना है। और ये इसलिए किया गया था कि कला देश, राज्य, परिवार और समाज की एक खूबसूरती है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मैंने जिस प्रेक्षागृह में या जहां जहां मैंने रिहर्सल किया, वहां आज तक हिंसा नहीं हुई। दिनकर भवन में मैंने लगातार 7 नेशनल थिएटर फेस्टिवल किए, कई नाटकों के मंचन किए, या देश के विभिन्न हिस्सों में हम कई जगह नाटकों के मंचन गए। कभी मुझे यह सुनने में नहीं आया कि नाटक के प्रदर्शन के दौरान कोई हिंसा हुई हो, कोई बवाल हुआ हो। तो इसका मतलब था कि कलाएं समाज की जो गंदगी है उसको फिल्टर करती है, उसको साफ करती है, एक अच्छा स्वच्छ माहौल बनाती है। तो समाज का स्वच्छ रहना संस्कृति कर्म का मकसद था। इसलिए इन संस्थानों को बनाया गया होगा, मुझे नहीं मालूम। संस्थानें अपना दायित्व कहां निभा रही है? किसी भी संस्थान ने अपने यहां पढ़ रहे छात्रों का, या किसी भी संस्थान ने अपने जो अवार्ड देते अवार्डी का, या किसी भी राज्य सरकार की संस्कृति मंत्रालय ने क्या किसी कलाकारों को पूछा, उनका हालचाल जाना, या जब वो इलाजरत थे, वो बीमार थे, उनके लिए कोई सुविधा उपलब्ध करवाया? मान लीजिए आप कलाकारों की लिस्ट नहीं है, लेकिन इतने कलाकार की लिस्ट आपके पास है जो आपसे जुड़े रहे हैं, जिसको आपने सम्मान दिया है, जिसको आपने पढ़ाया है। ये लिस्ट तो आपके पास थी। मैं तो कई संस्थानों से जुड़ा रहा हूं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पढ़ाई किया, संगीत नाटक अकादमी ने मुझे अवार्ड दिया, बिहार सरकार ने मुझे अवार्ड दिया, और कई संस्थानों ने अपने शो करवाए मेरे। लेकिन इस पूरे 16 महीनों में उन संस्थानों में बैठे किसी लोगों ने यह जानने की कोशिश तक नहीं की कि आपका टीम कैसे चल रहा है, आपके टीम के कलाकारों की क्या स्थिति है, आप कैसे हो। असली मजा तो है जब सुख में तो सब साथ देते हैं, दुख के समय कम से कम पूछ लिया होता तो लगता कि हम इसी दुनिया में, इसी संस्थान से, इसी समय, इन्हीं संस्थानों से मुझे गर्व होता कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। आज एक चीज और क्लियर कर दूं आपको कि हो सकता है मेरी बातचीत के दायरे में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ज्यादा हो। उसका मतलब यह नहीं कि मैं सभी संस्थानों को छोड़, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय इसलिए ज्यादा है, होगा, क्योंकि मैं वहां से जुड़ा रहा हूं, पढ़ा हूं। वहां सेकेंड ईयर में मैं यूनियन का सेक्रेटरी था, थर्ड ईयर में मैं एकेडमिक काउंसिल मेंबर था, और इसलिए भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ज्यादा बातचीत होगी, क्योंकि आज रंगमंच का केंद्रीकरण, शक्तिकरण राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हो चुका है। एनएसडी का मूल उद्देश्य था प्रशिक्षण प्रदान करना, पर जिम्मेदारी अब ज्यादा आ गई है। उन्हें फेस्टिवल्स भी करने हैं, उन्हें वर्कशॉप भी करने हैं, उन्हें
देश में पास सेंटर को भी चलाना है, उन्हें अब ग्रांट बांटने में भी उनकी सहभागिता है। वो सरकार के साथ कई सांस्कृतिक नीतियां बनाने में उनका लीडर सम्मिलित होता है। संगीत नाटक अकादमी के अवार्ड में भी हर कमिटियों में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का प्रतिनिधि होता है, तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पे सबसे ज्यादा बातचीत होगी, सवाल होगी, क्योंकि आपने जोनल सेंटर जिस मकसद से बनाया गया था, संगीत नाटक अकादमी जिस मकसद से बनाया गया था, उन सब की ताकतें एक प्रशिक्षण संस्थान के अंदर समाहित हो गई है। और एक ऐसा भ्रम जाल फैल गया है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का छात्र होना, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अंदर पढ़ाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, मतलब टैलेंट का वही पैमाना है। बाहर भी कई लोग काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। और दूसरा भी एक पहलू है कि हम मिलजुल कर केवल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ओर देखते रहते हैं, बाहरी लोगों के लिए है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक छोटी सी भी गतिविधि होती है, हम एक्टिव हो जाते हैं। पिछले दिनों संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली में सचिव के पद पे, जो कि कोई कलाकार होता था, एक आईएएस एक अफसर लाकर बैठा दिया गया सचिव पे। कहीं सोशल मीडिया पर, कहीं अखबारों में किसी कलाकार ने विरोध नहीं दर्शाया, क्योंकि सचिव तो कलाकार हुआ करता था। आज वहां एक अफसर कैसे बैठ गया? तो हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की आलोचना करते समय गिद्ध की दृष्टि बना लेते हैं, अब बाकी संस्थानों में हम चमगादड़ हो जाते हैं। हम अपने अपने राज्य अकादमियों से क्यों नहीं पूछते? संगीत नाटक अकादमी बिहार का कई सालों से कोई कार्यकाल नहीं है, कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई सचिव नहीं है, पता नहीं कहां चल रहा है वो। हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पर आएंगे, उनकी जिम्मेवारियां बहुत ज्यादा है, उनकी जिम्मेवारियां तय की जाएगी और उनसे सवाल भी की जाएगी, लेकिन और जो बाकी संस्थानें हैं उन पर सवाल कौन खड़ा करेगा? संगीत नाटक अकादमी का सचिव एक कलाकार होता था, वहां एक आईआरएस एक अफसर लाके बैठा दिया गया, उस पर तो एक विरोध नहीं हुआ। बिहार भारतेंदु नाट्य अकादमी में एक क्लर्क कितने सालों से बैठा हुआ था, कुछ साथियों ने, अभिषेक पंडित वगैरह ने विरोध किया, हम वहां विरोध नहीं करते। बिहार सरकार ने एक विज्ञापन निकाला इस दौरान कि आप हमारी नीतियों का प्रचार करो, हम 1500 रुपए कुछ वो टोकन मनी आपको देंगे, तब तो कोई विरोध नहीं किया। अगर आपका स्वार्थ इस मकसद से छिपा हुआ है कि हमारे विरोध करने से मेरी स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी, तो भाई ये कलाकर्म छोड़ दो। अरे भाई, आपका स्वार्थ है आपका नाटक करना, कला करना, वो कौन रोक रहा है आपको? वो किसी सरकार की दम नहीं है, किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कि आप अगर नाटक अपना कलाकर्म करना चाहते हो उसको रोक दे। तो फिर सही सवाल करो। केवल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की बात बिल्कुल होगी, उन्होंने अपने को ज्यादा शक्तिशाली बना लिया है, ग्रांट तक वो बांटते हैं, फेस्टिवल करते हैं, कई सेंटर चलाते हैं, और एक खुशफहमी भी पाल लिया है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अंदर जो लोग हैं वो महान लोग हैं। उन पे मैं बात करूंगा, लेकिन हमारा दायित्व, हम अपने अपने राज्यों में अपने अकादमियों से क्यों नहीं सवाल करते कि आपने क्या किया? संगीत नाटक अकादमी में एक अफसर आकर बैठा दी गई, उस पर एक विरोध पूरे सोशल मीडिया में कहीं नहीं है। एक पूंज प्रकाश भाई ने एक इशारा करके एक छोटा सा पोस्ट लिखा था, और ये विरोध नहीं है, ये सवाल है। और अगर रंगमंच करने वाले लोग हो, सवालों से भागोगे, सवालों से पीछा छुड़ाओगे, तो कैसे करोगे रंगमंच? आज हमारे ऊपर जिम्मेवारी है, जो नए युवा साथी जो मेरे साथ जुड़ के नाटक कर रहे थे, वो भविष्य में कैसे टिके रहेंगे। तो सभी संस्थान इसमें फ्लॉप हो गए हैं, सभी संस्थानों ने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया, और वहां जो हमारे नाम पे, हमारे बल पे जो अपना रोटी खाने के लिए लोग बैठे हैं, उन्होंने केवल अपनी रोटियां तोड़ी
और उनकी चिंता यह थी कि भविष्य में रोटियां बचाने के क्या क्या करें। उन्होंने अपने को समेटना शुरू किया, लूटना शुरू किया, मतलब उन्हें कलाकारों की रोटियों की चिंता नहीं थी। वो जो आज युवा लोग जो रंगमंच पे जुड़े हैं, वो कहां जाएंगे कल, ये कौन सोचता। तो संस्थानों को तो अपना दायित्व निभाना होगा, भागने से काम नहीं होगा। अगर हमारी 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 कलाकारों की जो सामूहिक शक्ति है, जो ताकत है, अगर हम एकत्रित होकर उन संसाधनों पर सवाल खड़ा करें। एक एक संस्थान में 200 स्टाफ है, कहीं 20 स्टाफ, सबकी रोजगारी चल रही है, उनकी सबकी रोटियां तोड़ी जा, वो रोटी खा रहे हैं, मलाई के साथ खा रहे हैं, वो हमारे बल पे। और हमारे कलाकार जिस समूह के लिए वो बने हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं। ये मतलब सबसे ये बड़ी बड़ी मीटिंग करते हैं, कई मेंबर होते हैं संगीत अकादमी के कमेटी का, हर राज्य से मेंबर होते, वो बड़ी मीटिंग करते हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की सोसाइटी होती है, वो बड़ी मीटिंग करती है। राज्य अकादमिया की मीटिंग, सब मीटिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं, लेकिन मीटिंग में निकालते क्या हो भाई? बस आना जाना, होटलबाजी, खाना पीना हो गया। मीटिंग से निकला क्या? क्या आपने तैयार किया? और यहां कोई पॉलिटिकल होने का मामला नहीं है, कोई राजनीतिक विरोध नहीं है। हम तो केवल यह कह रहे हैं कि आप आकर संभालो। तो जिस मकसद से, जिस उद्देश्य के लिए आपको बनाया गया है, आपका निर्माण हुआ था, अब पूर्व में हुआ, तब हम लोग आज यहां हैं, लेकिन आज नहीं हो रहा है। छोटे छोटे रोजगार क्रिएट करने चाहिए थे, आपने नहीं किया। कहां? अभी पिछले दिनों सुना, अब मैं बड़ी संस्थान, बड़ा मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश की सबसे बड़ा संस्थान राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अब केवल प्रशिक्षण प्रदान करने वाली एकेडमिक संस्था नहीं रह गई है। वो देश की रंगमंच की नीतियों को दूर दराज तक प्रभावित करने वाली संस्था हो गई है। उसने अपने पावर को इतना ज्यादा शक्तिशाली कर लिया है, तो सवाल सबसे ज्यादा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पे होगी। पिछले 3.5 सालों से, पिछले बहुत दिन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष का भी पोस्ट खाली रहा, जो निदेशक भी प्रभारी है। अब सुना हूं कि वो निदेशक की खोज जारी है। अब देखिए, मैं थोड़ा मिस ना कर जाऊं, अब निदेशक की खोज जारी है। अब अलग एक धर्म संकट है, कमिटियों के नाम, जो कैंडिडेट हैं उनका नाम पब्लिक डोमेन में है, उसमें एक मैं भी हूं। हर लोग को अधिकार है देने का। अब पेपरबाजी हो रही है, सोशल मीडिया पे हो रहे हैं, एक मुहिम अलग चल रहा है कि अभी मैंने सोशल मीडिया पे देखा, बहुत सारे आईएनएसडी से, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का डायरेक्टर एक एनएसडीएन ही होना चाहिए। अरे क्यों? इतना छोटा संकीर्ण मानसिकता क्यों? हम विरोध क्यों? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का निदेशक एक एनएसडीएन ही होना चाहिए? अरे जिसमें प्रतिभा हो, जिसमें टैलेंट हो, जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को अच्छे से लेकर आगे उसको ले जा सकता है, एक निष्पक्ष तरीके से उसका चयन हो, चाहे वो एनएसडीएन हो चाहे नॉन एनएसडीएन हो। कल तक तो हम ये बोलेंगे कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एडमिशन केवल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के छात्रों के बेटे बेटियों का हो, जो पिछले दिनों कुछ हुए हैं।
तो इस तरह की बहस का कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एक बड़ी संस्था, व्यापक संस्था, उसको केवल एनएसडी के कैटेगरी में, एनएसडी पढ़ने लिखने वाले, जिसने एनएसडी किया उसी के दायरे में उसको बंद मत करो। वो हिंदुस्तान की एक बड़ी संस्थान है और बाकियों संस्थानों की अपेक्षा ये संस्थान अभी भी अपनी नैतिकता थोड़ी सी बचा रखी है। मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का स्टूडेंट हूं, मुझे मालूम है, लेकिन क्या होता है जब आप नेतृत्व ही नहीं देंगे सही, जब प्रभार में ही सब पावर ही नहीं रहेगा तो कैसे चलेगी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में रोजगार क्रिएट करने की भूमिका होनी चाहिए थी। जितने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पास सेंटर है, बस एक डायरेक्टर 1 साल के लिए चुन लिए जाते हैं, पता नहीं उनका कब रिन्यूअल होता है, कब वो दूसरे साल में हो जाते हैं, कब तीसरे साल में वो चले जाते हैं, लगातार वो अपने आप अस्थायी पोस्ट हो जाता है। लेकिन उन 5 सेंटर में कोई अस्थायी टीचर नहीं हुई बाहर, कोई टीचर नहीं है, कोई शिक्षक नहीं है। उस पे आपको सोचना चाहिए था कि हमने 5 सेंटर खोल दिए, अगर 3 भी टीचर वहां दे दे तो 5 या 15 रोजगार क्रिएट कर सकते थे। पर आपकी प्राथमिकताएं दूसरी हैं। आपकी समस्या दूसरी है, समस्या आपका फोकस नहीं है। आप करना क्या चाहते हैं, लिए कहां जाना चाहते हैं। आप कोरोना काल में क्या कर रहे थे। ये 26 स्टूडेंट पिछले कोरोना काल में आपने 26 स्टूडेंट का सीट को बंद कर दिया, एडमिशन क्यों नहीं लिया। बोलेंगे कोरोना काल आ गया था, तो दूरदर्शी विजन क्या था आपके पास, आपको विजन होना चाहिए था। आज इस विषय का एक महत्वपूर्ण पाठ है प्रशिक्षण। आज 15 महीने बाद आपको छात्र याद आ रहे हैं, छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए आप प्रेशर डाल रहे हैं, छात्र आंदोलन पे है। वैसे समय में आपने ये कभी सोचा कि वो 26 स्थान जो रिक्त हो गए, हवा में खो गए, वो नुकसान जो भारतीय रंगमंच का है, वो 26 सीटों पे आपने क्यों नहीं सोचा जो वो क्लोज हो गया, डेड हो गया, अब एडमिशन नहीं हो सकता। और इस साल भी अभी तक आपने एडमिशन का, हो सकता है आप बाद में एडमिशन ले। ऑनलाइन पढ़ाने की बात करते हैं, अब करें ऑनलाइन पढ़ाई। ऑनलाइन क्या पढ़ाई हो, छात्रों से बातचीत तो करें आप। अब बिना छात्रों से बातचीत किए आप सबको ठोक देंगे उन पे। छात्र तो इस कोरोना काल में अपने इस इतने मुश्किल से उनकी मानसिक अवस्था क्या है, उनके सपने, उनके ड्रीम सब टूट गए। उसके बाद आपसे एक ह्यूमन ग्राउंड पे, एक मानवता के ग्राउंड पर आप छात्रों की मेंटल स्थिति को भी तो सोचे। आपका शेड्यूल, आप कहते हैं कि आप ऑनलाइन प्रोडक्शन करें। हमारे यहां ऑनलाइन प्रोडक्शन का कोई मॉडल ही नहीं है। आपने जो वरिष्ठ रंग निर्देशकों को ऑनलाइन नाटक करने के लिए बुला लिया, क्या उन्हें ऑनलाइन जूम और नेटवर्क के प्रॉब्लम, अब मोबाइल सेटिंग, ये उनको मालूम है? उन्होंने कभी ऑनलाइन नाटक किया है? तब आप बोलेंगे कि उनको हम टेक्निकल सपोर्ट दे देंगे। ठीक है, नाटक वो ऑनलाइन करेंगे, उन डायरेक्टर को आप टेक्निकल सपोर्ट दे देंगे, 2 लोग दे देंगे जो उनको कंप्यूटर, लैपटॉप और वो चीज समझाएंगे। जब उनके डायरेक्टर को समझाने के लिए आप 2 आदमी दे रहे हैं, तो आपके 52 या 53 स्टूडेंट हैं, उनको समझाने के लिए क्या उनके पास आप टेक्निकल आदमी भेजेंगे? तो वो हवा में सीख ले। जो निदेशक ऑनलाइन, तो पहले आपको मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए था। हास्यास्पद बना दिया है आपने, मजाक बना दिया है ट्रेनिंग को।
ऑनलाइन खेती हो सकती है क्या? मैं सवाल पे आऊंगा कि मैं ऑनलाइन एक्टिंग क्लास में क्या कर रहा हूं वो भी बताऊंगा। मैं प्रोडक्शन, ये विधु जी का सवाल है कि मैं एक्टिंग क्लास कर रहा हूं, मैं प्रोडक्शन नहीं कर रहा हूं। उन बच्चों की इच्छा हुई, वो मुझसे सीखना चाहते हैं, एक टीम ने मुझसे कांटेक्ट किया, उन बच्चों की सहमति हुई, इसलिए मैं एक्टिंग क्लास कर रहा हूं, प्रोडक्शन नहीं कर रहा हूं। उन बच्चों की सहमति से आपने अपने छात्रों को 15 महीना कभी पूछा नहीं, कभी बात नहीं किया, बिना उनकी सहमति से कैसे थोप दिया आपने मॉड्यूल? और ऑनलाइन प्रोडक्शन का कोई मॉडल था? दूसरी चीज, स्टूडेंट स्कॉलरशिप की लड़ाई क्या होता अगर वो इसी दुनिया, इसी समाज में रहने वाले उनको कुछ 8-9 हजार रुपया आप दे रहे थे? कितने उनके प्रोडक्शन के खर्च थे, कहां गए? स्कॉलरशिप का सवाल उठाते हैं। रंगमंडल, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल सालाना 1 करोड़ रुपया अपने आर्टिस्टों को पेमेंट करती है। उस राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल ने मॉडल क्यों नहीं बनाया ऑनलाइन प्रोडक्शन का? वो 1 करोड़ रुपए जो 50,000 ए ग्रेड बी ग्रेड आर्टिस्टों को, ये केवल मैं पेमेंट की बात कर रहा हूं, ये पेमेंट जो आप रंगमंडल के कलाकारों को देते हैं वो तो फ्री में दे रहे थे, वो तो कुछ कर नहीं रहे हैं। तो उनके साथ एक ऑनलाइन प्रोडक्शन करके उन्हीं गुरुओं को जिन्होंने आपने इन बच्चों के साथ भिड़ाया है करने के लिए नाटक, उनके साथ एक ऑनलाइन प्रोडक्शन करके एक मॉडल पेश करते आप हमारे देश की बड़ी संस्थान, हम लोग भी प्रभावित होते, हम लोग भी सीखते। आप रंगमंडल का उपयोग क्यों नहीं किया एक मॉडल बनाने के लिए? ये जवाबदेही किसकी बनती है? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल की बात चली है। बहुत मुश्किल से चमन में दीदार पैदा होता है, बहुत मुश्किल से थिएटर में कोई एक रोजगार क्रिएट होता है, बहुत मुश्किल से। अभी वर्तमान जो रिपेटिव चीफ है उनसे उनका दर्द जाना जाए, किस तरह से हमारे गुरुओं ने, उनके सीनियरों ने उस रंगमंडल प्रमुख के पोस्ट को परमानेंट पोस्ट बनाया था। आज जब आपका काम पूरा हो गया तो आपने उस परमानेंट पोस्ट को खत्म कर दिया, एक पोस्ट छीन लिया। और सूत्रों से पता यह चला है कि उसके जो रंगमंडल के प्रभारी होंगे वो उनके फैकल्टी ही होंगे। क्यों? एक पोस्ट का क्यों खत्म कर दिया आपने? ये थी आपकी दायित्व। आप नए पोस्ट क्रिएट नहीं कर पाए, पोस्ट खत्म कर दिया। ये कौन सा दायित्व बोध है भाई? वो खत्म क्यों किया गया, किस फायदे के लिए किया गया? तो सवाल तो है। कहां गया आपका वो दूरदर्शी दृष्टि? कहां गया वो विजन? कहां गया वो आपका घमंड? क्या आपका लंबे समय का रंगमंच का अनुभव खत्म? आपको जो मन में आए करें। आपने छात्रों के लिए, छात्रों के इस मुश्किल में आपने एक रटाया, आपने ये तय कर लिया कि मुझे ऑनलाइन 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 ऑनलाइन। अरे भाई, उसके आगे भी तो बढ़ते ऑनलाइन का ऑप्शन में भी कुछ सोचा जा सकता था। ऑनलाइन में क्या पढ़ाया जाए, इसका सिलेबस बैठ के आप छात्रों के साथ मिलकर आप काम करते। अगर आपको समझ नहीं आ रहा था तो जैसे आप विजिटिंग फैकल्टी बुलाते हैं, देश के अन्य विद्वानों को बुला के उनके साथ बैठ के, छात्रों के साथ बैठ के एक सिलेबस तैयार करते और उन छात्रों के बीच ले जाते। पर हुआ तो ऐसा कुछ नहीं। एक तरफ निदेशक पद की खोज हो रही है, दूसरी तरफ छात्र आंदोलन पे है, तीसरी तरफ एक मुहिम चल रहा है एनएसडी नॉन एनएसडी कौन होना चाहिए डायरेक्टर, हिंदी बेल्ट मराठी बेल्ट। ये कमेटी भी तो सोसाइटी ने बनाई है, तो कमेटी में रहने वाले को क्या दोष? सोसाइटी में कौन लोग थे, कौन थे?
उनसे सवाल किया जाए। लेकिन अब वो जो हमारे कहावत है ना कि इधर भी नहीं होगा, आपको तय करना होगा। आप एक स्कीम बनाओ ना। सभी संस्थाएं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नेट पे उनके अपने पास आउट की लिस्ट है, संगीत नाटक अकादमी के पास उनसे जुड़े कलाकारों की लिस्ट है। उन सब पे आप काम करो, उन तक पहुंचो। पिछले दिनों संगीत नाटक अकादमी के उप सचिव ऑनलाइन था, उन्होंने कहा कि हमने कथक केंद्र के लिए बहुत सारे काम किए, कथक केंद्र लगातार एक्टिव रही। गुड, स्वागत है। लेकिन अब कथक केंद्र के प्रभार थे, डायरेक्टर थे, तो आप तो ड्रामा के भी उप सचिव थे, ड्रामा वालों के लिए क्या किया? यह सवाल आपसे भी है। आपने आर्काइव से निकाल के नाटक दिखाने लगे, नाटक को दिखा रहे हो। आपने नए नाटक क्यों नहीं दिखाए? नए लोगों के नाटक बुलाते, उनको दिखाते, उनके कलाकारों को जो आपके बजट एक मिनिमम पारिश्रमिक देते, उन कलाकारों को तो कुछ मदद होता। दिक्कत क्या है कि हम अपने लिए चिंतित हैं, जिनके लिए हमें वहां लाया गया है, जिनके लिए हम वहां आए हैं, उनके लिए चिंतित बिल्कुल नहीं है। छात्रों के लिए भी मेरा एक सुझाव है कि आपकी मांग के साथ मैं हूं, लेकिन बस एक सुझाव है मेरा कि आप अपने को एकेडमिक्स, अपने स्कूल से आप कनेक्ट रहे, मेंटल इंगेज रहे, उसके रास्ते आप निकालें, आप बातचीत करें। चीजें हट जाना मामला नहीं है, क्लास बंद कर देना मामला नहीं है। आप भी आगे बढ़े, आपका नुकसान हो रहा है। और मुझे फिर भी अपने संस्थानों से उम्मीद है, इसीलिए यह विमर्श हमने रखा है कि आप आगे बढ़कर सोचेंगे। छात्रों को, नए छात्रों का एडमिशन आप ले, रंगमंडल को ऑनलाइन एक्टिव करें, शायद देखकर बच्चों को प्रभाव पड़े। ऑनलाइन कोई मॉडल पेश करे, आपके पास रंगमंडल है, अच्छे खासे सैलरी पे आपके पास आर्टिस्ट हैं, उनको तो आपने बैठा के रखा है, आज स्टूडेंट को स्कॉलरशिप के नाम पे ब्लैकमेल कर रहे हो, ये जानते हुए कि अभाव का समय है, बच्चे को स्कॉलरशिप के नाम पे टूट जाए। शायद टूट भी गए होंगे कुछ लोग, अभाव तो है। इस टाइम में ये छोटी सी चीजें, स्कॉलरशिप, ये अरे बातचीत हो, डायलॉग हो, संवाद हो, और उनके प्रशिक्षण के बेहतर तरीके खोजने के लिए दोनों आपस में बैठ के ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है उसको प्लान कर एक नए सिलेबस डिजाइन करो, लेकिन उसमें छात्रों की उपस्थिति हो। आप ये मत समझ लो कि आप ही ज्ञानी हो, अब ज्ञाता आप जो दोगे वो छात्र मान लेंगे। दुनिया बदल चुकी है। दोनों बैठो, बातचीत करो। आज अभी जब निदेशक पद का चयन हो तो कई तरह के विरोध हो रहे हैं। हिंदी बेल्ट का नहीं है, हाँ भाई, एक ही क्षेत्र के 3 लोग हैं, ठीक है। अब वो लोग भी विरोध कर रहे हैं जो कभी विरोध नहीं करते थे। पिछले दिनों कितने लोग हुए स्कूल में, कितनी घटनाएं, कोई विरोध नहीं था। मैंने भी अपने समय में एक बड़ा विरोध किया था, ठीक है, वो मेरी व्यक्तिगत नुकसान से शुरू हुआ था। मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय गेट, लेकिन उसमें कई सामूहिक मुद्दे थे, पुलिस पकड़कर मुझे ले गई थी, उस समय भी किसी ने मेरे पक्ष में खड़ा होने की तकलीफ नहीं की। मेरा रंगमंच तेवर का रंगमंच होता है, लिजलिजा रंगमंच नहीं होता। अगर आपके तेवर खत्म हो गए हैं, सवाल करने आपने बंद कर दिए हैं, तो आपका रंगमंच लिजलिजा होगा।
रिजलीजा रंगमंच अस्तित्व विहीन होता है। रंगमंच हमेशा सवाल खड़ा करता है, तेवर खड़ा करता है, और जहां अकाउंटेबिलिटी है उनकी जवाबदेही तय होगी। आप अच्छा खासा सैलरी लेते हो नीति बनाने के लिए, आप अच्छा खासा फायदे हैं आपको इस कला के कौम के, इस कलाकारों के लिए, स्टूडेंटों के लिए अच्छा सोचने के लिए, लेकिन कहां है? ईगो में है आप। पिछले 15 दिन हो गए अपने बच्चों से संवाद तक स्थापित नहीं किया। यह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के इतिहास में यह पहली बार है जब सोशल मीडिया पे क्लास बंद करके विरोध हो रहा है और कोई वार्ता नहीं हो रहा। यह नेतृत्व क्षमता की सबसे बड़ी विफलता है। अब करवाइए ऑनलाइन क्लास, करवाइए प्रोडक्शन, लेकिन आप उन्हें कन्विंस तो कीजिए। उनके सवालों से भागते क्यों हैं? क्या आप में वो मादा खत्म हो गया उनको समझाने की? हम भी विरोध करते थे, हमारे टीचर थे, हमें समझाते थे, प्रवीण ये गलत है, ये सही है, मैं मानता था, लेकिन अब टीचर ही नहीं है जो समझा सके कि ये गलत है, ये सही है। एक दो टीचरों पे तो स्कूल चल रहा है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए एक बड़ा सुझाव है कि प्लीज आप या तो आप केंद्र आप ताकतवर पूरा हो जाए, अपनी ताकत बढ़ा ले, सबका सोचे, या तो अपनी जो आप पे जो चीज आप बहुत सारी चीजें आपने ले लिया उसको बंद करके दूसरे को दे दे। आप ग्रांट में सहभागिता हटा दे, आप फेस्टिवल करना बंद कर दे, आप केवल प्रशिक्षण का काम करें। वैसे ही आपके पास 5 सेंटर है, एक्सटेंशन है, इन सब पर ही फोकस करें, बाकी चीजें अलग करने दे। शायद मुझे लगता है कि आपकी जो विफलता का कारण है वो बहुत सारे कामों की जिम्मेवारियां आ जाने के कारण है। तो जिम्मेवारियों को हल्का करे, या 2 निदेशक बना ले, 2 प्रशासन का निदेशक अलग और एकेडमिक निदेशक अलग। एकेडमिक डायरेक्टर जो है वो 4 सेंटर, एनर्जी का क्लास, एनर्जी का एकेडमिक, एक्सटेंशन, प्रशिक्षण संबंधित काम देखे। प्रशासनिक डायरेक्टर जो है वो ग्रांट, फेस्टिवल्स वगैरह देखे। आदमी वही, एक ही आदमी क्या क्या करेगा? तो हमें लगता है कि आपकी विफलता या आपकी नाकामियों का कारण भी बहुत सारी जिम्मेवारियों का एक साथ हो जाना है। या इसका दूसरा पहलू भी है, क्योंकि प्रशिक्षण में तो कुछ बनता नहीं, तो बाकी चीजों में आपकी हिस्सेदारी बनती होगी। सीधा है। अब प्रशिक्षण का संस्थान है, जब तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय मूल रूप से एकेडमिक रहा, उसके छात्र का इतिहास आप देख ले। आपके छात्र आगे नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि स्कूल का फोकस तो फेस्टिवल्स हो गया है, स्कूल का फोकस तो ग्रांट हो गया है। तो प्लीज अपने को केंद्रित करें, फोकस करें। और रंगकर्मियों, राज्य के रंगकर्मियों से निवेदन है कि केवल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तरफ न देखें, अपने लोकल स्तर पे जो कला अकादमियां हैं उसको भी बेहतर करने के लिए प्रेशर करें, प्रेशर दें। बहुत मुश्किल से रंगमंच में कोई आता है, अब कोई आता है, कई सपने लेके आते हैं, कई सपनों को पाल के आते हैं। घर से कई लोगों से मेरी बातचीत होती है। कुछ लोग ने ट्रेनिंग लिया है, कुछ लोगों ने नहीं लिया है, लेकिन सबकी चिंता यह है कि मैं क्या करूं सर आगे। मेरे पास तो मैं किसी जगह पे हूं नहीं। तो आप एक चैनल बनाओ प्रॉपर, और छात्र एकेडमिक दोनों मिलकर एक बातचीत करो और वही काम करो जो सहज हो, जो आपको सिखा सके। छात्रों का एडमिशन नहीं रोकना चाहिए, नए एडमिशन बिल्कुल होने चाहिए, जल्दी होने चाहिए।
कि कितनों की उम्र खत्म हो जाएगी, इंतजार में सपने देखते हैं वो। और संस्थानों का ऑडिट हो, ऑडिट मतलब फाइनेंशियली उनके कार्यों का ऑडिट हो। अब बहुत बोलता हूं तो बहुत बुरा लगता है सुनने में, लेकिन क्या करूं, छटपटाहट है ये। मुझे सुनकर अफसोस होता है, कितने संसाधनों के बावजूद, अच्छे खासी सैलरी के आर्टिस्ट के बावजूद, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल 4 सालों में 2 नाटक कर पाती है। और उसके बनिस्बत हम लोग जैसे छोटे टीम नए नाटक कर लेते हैं 2-3। तो कमी कहां है भाई? आइए सुपर मेसी का जो भेज है, सुपर होने का बोध, वो खत्म करे। सोसाइटी से कंसर्न आपने काट दिया है। संवाद संवाद संवाद, बातचीत करे, जल्दी हल निकाले। और ये भीषण मुश्किल समय है, संकट का समय है। हमारी मानसिक स्थिति को भी आपको सोचना होगा, छात्रों की मानसिक अवस्था को भी सोचना होगा। उन पे आप एक मेंटल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। अब कोरोना से मरने की बात करते हैं, डराते हैं। कल वो बच्चे वो किसी वो मतलब फ्रस्ट्रेशन से अति होते कुछ हो गया उनको, तब इस समय में ये एक मेच्योर नेतृत्व है क्या, लीडरशिप है क्या कि हमें स्कॉलरशिप की धमकी दे? अब 15 महीना से स्कॉलरशिप क्यों नहीं बंद किया? जब बच्चे स्कूल में 40% अटेंडेंस करते थे, तब आपने उनका स्कॉलरशिप क्यों नहीं बंद किया? जब स्कूल ऑफलाइन हो रहा था, जब बच्चे क्लास नहीं जाते थे, 40% 48% अटेंडेंस था, तब तो आपने स्कॉलरशिप बंद नहीं किया। आपके असाइनमेंट नहीं जमा कर, मुझे सब पता है, मैं रहा हूं। अब आज इस मानवता के समय में ये बचकाना हरकत, एक नेतृत्व, एक लीडर का ये हरकत है कि फाइनेंशियल टेथरिंग किया जाए। अरे क्या कर लेंगे 8,000 रुपये में? वो 2 दिन अच्छे से खा पी लेंगे, उनका खाना पीना आपको अच्छा नहीं लगता। आपको करना यह चाहिए था कि उनके साथ बैठ के आप ऑफिस आ सकते हो, उनके 2 प्रतिनिधि को दिल्ली बुला लेते और उनके साथ टेबल पर बैठ के अच्छे से बातचीत करते, समझाते कि ठीक है, हम भी मानते हैं कि प्रोडक्शन ऑनलाइन नहीं हो सकता, लेकिन क्या क्या ऑनलाइन हो सकता है इसकी बात हम करते हैं। लेकिन आपने जिद मान लिया कि प्रोडक्शन ऑनलाइन होगा। अक्टूबर तक का भी सुना है, अक्टूबर तक का शेड्यूल बना लिया आपने। इतनी महान, इतनी गति, इतना मतलब एक्टिव आप ऑफलाइन के समय क्यों नहीं थे? मैं आपको एक चीज पढ़ के सुनाता हूं। ये खास करके एनएसजी से हमारा मोह भी है, जुड़ाव भी है। छात्रों, मैं भी छात्र रहा हूं, मैं भी एकेडमिक काउंसिल का मेंबर रहा हूं। मैं आपको एक चीज सुनाना चाहूंगा। एक मिनट, हाँ, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का प्रस्तावना सुन लीजिए। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय विश्व के अग्रणी नाट्य प्रशिक्षण संस्थानों में से एक, भारत में अपनी तरह का एकमात्र संस्थान है। यह उनके वेबसाइट पे है। इनकी स्थापना वगैरह, हमने पंजीकरण ये सब छोड़ दीजिए। विद्यालय में दिया जाने वाला प्रशिक्षण गहन, संपूर्ण एवं व्यापक होता है, जिसमें सुनियोजित पाठ्यक्रम होते हैं जो कि रंगमंच के हर पहलू को समाहित करता है, जिसमें सिद्धांत व्यवहार से संबंधित होते हैं।
प्रशिक्षण के अंश के रूप में छात्रों को नाटक तैयार करने होते हैं, जिनको कि बाद में जनसमूह के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। समूह के समक्ष पिछले दिनों बच्चों ने डिप्लोमा प्रोडक्शन किया, उसका हम लोग भी इंतजार करते हैं, चलो ऑनलाइन डिप्लोमा कैसे होता हम लोग भी देखेंगे। पब्लिक के लिए ऑनलाइन किया ही नहीं गया, केवल इन हाउस करके उसको स्टूडेंट को पास कर दिया गया। क्या डर था आपको? अगर ऑनलाइन अच्छा नाटक उन्होंने किया था, अच्छा डिप्लोमा किया था, पास न अच्छे नंबर लाने जैसे डिप्लोमा किया था, तो उसे पब्लिक में क्यों आने से रोक दिया आपने? तो साथियों, कला संस्थान में बैठे मेरे मित्रों, मेरे गुरुओं, अपने अपने क्षेत्र में रंगमंच कर रहे जुनूनी, अपने तेवर के कारण जिंदा रखने वाले साथियों, आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि जिस रंगमंच ने, जिस कला ने आपको पहचान दिया, जिसने आपको नाम दिया, जिसने आपको दो रोटी दी, उसके भविष्य के लिए, उसके आने वाली पीढ़ियों के लिए आप आगे आओ, खड़ा हो, सवाल करो, और जो ये कमियां कर रहे हैं, जो इनकी जो कमजोरियां हैं, उनको खत्म मत करो, उनको याद रखो। अर्थात जब आपको मौका मिले तो उन कमजोर, आप भी उसमें मत फंस जाओ, यही गलतियां मत करो। और रंगमंच हमें डरना नहीं सिखाता, रंगमंच हमें सवाल करना सिखाता है। अगर रंगमंच का बेसिक विद्यार्थी भी आप हो, आप अगर नाटकों का अध्ययन आपने किया है, तो उन सवालों से भागना मत, डरना मत। और ये देश हमारा इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा लोकतंत्र है, इतना अच्छा संविधान है, जहां मौलिक अधिकार है शिक्षा। अपने एजुकेशन के लिए आप लड़ना, और लेकिन ये ध्यान रखना कि थोड़ा समय मुश्किल है, इसमें कुछ रास्ते कैसे हम निकाल सकते हैं। और मैंने सुना है, ये कितना सच है नहीं मालूम, कहीं से सुना है कि अभी 2 छात्र पढ़ाई करते हैं, 2 छात्र सेकेंड ईयर के, एक डिजाइन स्टूडेंट है और एक्टिंग स्टूडेंट है। वाह, क्या जिद है! अब 52 लोगों की चिंता नहीं आपको, और 2 लोग को पढ़ाए जा रहे हैं। स्टॉप कीजिए उनको भी। जब आप में हिम्मत नहीं है कि आप 53 लोगों को पढ़ा सके, तो 2 लोगों की पढ़ाने की कायरता को खत्म करें, बंद करें। और सुनने में आया है कि फर्स्ट ईयर का कोई लड़का क्लास नहीं करता, लेकिन उनका क्लास होता है, बजाते रिकॉर्ड किया जाता है। बताइए, सुना हूं मैं। अगर ये सच्चाई है तो बहुत निंदनीय है भाई। फर्स्ट ईयर का क्लास, जब बच्चे हैं ही नहीं क्लास में, तो रिकॉर्ड क्यों? मतलब हर तरह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जैसी गरिमामय संस्थान को, जो हमारा गर्व है, हमारा प्राउड नेशन है, भारत का एक खूबसूरत संस्थान है, उसको कॉमेडी सर्कस में तब्दील करना चाहते हो? अविलंब उसे छोड़ के आप निकलो, भागो, नहीं संभल रहा है तो। मतलब 53 बच्चे नहीं पढ़ रहे, उसकी चिंता नहीं आपको, और 2 बच्चे को पढ़ाने के लिए आप पूरा एनर्जी लगा रहे हो। तो क्या कहने हैं? अकादमी में, संगीत अकादमी में एक IRS सेक्रेटरी बना दिया, उसका कोई विरोध नहीं करो, उसका भी विरोध करो। बिहार के मेरे साथियों, पटना के रंग मित्रों, बेगूसराय के रंग मित्रों, पूर्णिया के रंग मित्रों, दरभंगा के रंग मित्रों, बिहार संगीत नाटक अकादमी की पुनर्गठन और बिहार संगीत नाटक अकादमी को चालू करने के लिए, उसका सशक्तिकरण करने के लिए आवाज उठाओ। ट्वीट करो, एक दिन सोशल मीडिया पे आओ, बिहार संगीत नाटक अकादमी की ये जो बदहाली है उसके लिए आवाज उठाओ। अभी कला प्रेमी सुना हूं, कला प्रेमी है त्रिपाठी शरण जी, अभी मुख्य सचिव हैं।
आगे आइए, बढ़िए, किन्हीं के सवाल वाल हो, इट्स, मैं जो भी बोल रहा हूं बड़ी बिना खौफ के, बिना, बड़ी ईमानदारी से, और फ्यूचर की चिंता है, भविष्य की चिंता इसलिए बोल रहा हूं, मुझे अपने नुकसान और अपने फायदे की चिंता नहीं है। मैंने जी लिया, मुझे लोग प्यार करते हैं, मैं जानता हूं, लोग मुझे जानते हैं, नाटक करना मुझे आता है, और बेगूसराय में रंगमंच करने से हो सकता है वो कैपेबल हो, कैपेबल तो राजनीतिज्ञ भी है, क्योंकि पहले कलाकार का वो पोस्ट था, वो ट्रांसफर हुआ है आईआरएस में, इसलिए मेरा विरोध है। नहीं तो राजनीतिक ज्यादा देश चलाते हैं, राजनीतिक को भी बैठा दिया जाए। हम रंगकर्मियों से ज्यादा कैपेबल, हम अपने हक की बात कर रहे हैं। मेरा मकसद किसी का टारगेट करना नहीं है। कलाकारों का जहां पक्ष है, जहां कलाकारों के लिए बेहतर हो सकता है, जहां कलाकार की स्थाने हैं, उनके लिए मेरी बात है। और सब कुछ अच्छा हो, बेहतर हो, यह उम्मीद करना बेमानी है, जब तक कि आप आवाज न उठाएंगे। अगर आप आवाज उठाओगे, अगर आप बोलोगे, तभी अच्छे की कल्पना कर सकते हो। सुंदर तब होगा जब सुंदर देखने की कोशिश करोगे। मेकिंग किसी बेहतर चीज के निर्माण में बहुत मुश्किलें आती हैं, बहुत तनाव होता है। तो तनाव से घबराना नहीं है, निर्माण होने देना है। नहीं तो विध्वंस करने में तो कुछ नहीं लगता, 1 मिनट में विध्वंस कर दो, विध्वंस, वही विध्वंस हो रहा है। अविलंब छात्रों की समस्या को हल करना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि निदेशक पद के इंटरव्यू से पहले कलाकारों का क्लास का समस्या खत्म होना चाहिए। छात्र ही नहीं रहेंगे तो निदेशक किसके लिए आएंगे? या आप आने वाले निदेशक पे ये तनाव देकर जाना चाहते हो, जिम्मेवारियां देकर जाना चाहते हो, मतलब सब तनाव उस पर देना चाहते हो। आपकी जिम्मेवारी है कि समस्या को साथियों के साथ बैठ के सॉल्व करके आप निदेशक पद का इंटरव्यू करो। किन्हीं का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं बेफिक्र। मेरी जितना ज्ञान होगा मैं दे सकता हूं। मुझे तो बोलना उतना आता नहीं, मैं लीडर नहीं हूं। हम तो ये एक अच्छा मनसा होगा, एक अच्छी कोशिश होगी, तो हम क्यों नहीं बेहतर कर सकते? कोशिश ही सही नहीं है। रंगमंच का विस्तारीकरण, रंगमंच का बेहतरी और रंगमंच का कल्याण तभी हो सकता है जब अब एक ऐसा व्यक्ति जो सबको लेकर चले, समाहित दृष्टि हो, समाहित विजन हो, सामूहिकता में लेकर चले। और ये अखबारबाजी, पेपरबाजी, ये अभी निदेशक पद की नियुक्ति विरोध करना है तो खुल के करे। अगर जिन्हें लगता है गलत हो रहा है, आए विरोध करें, मैं हूं आपके साथ। पर इस तरह का सोशल मीडिया पे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयों को छोटा दायरा न बनाए कि वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का स्नातकों तक उसको सीमित न कर दे। हर स्टूडेंट जब जाता है तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का नहीं होता, स्टूडेंट 3 साल पढ़ने के बाद होता है। तो इसकी हम जब बाहर थिएटर करते हैं तो केवल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का स्नातकों के साथ काम नहीं करते, हम बाहरी लोगों के साथ काम करते हैं। हमें जो बहुत सारे लोग फेस्टिवल में नाटक करने के लिए बुलाते हैं, वो सब एनएचडी स्नातकों द्वारा संचालित फेस्टिवल नहीं होते। एनएचडी भी एक संस्थान है जहां ट्रेनिंग,
मॉड्यूल है जहां अच्छा ट्रेनिंग दिया जाता, उस ट्रेनिंग को बनाए रखने की जरूरत है। और ये एनएसडी नॉन एनएसडी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो टैलेंटेड होगा, जिसके पास विजन होगा, जिसके पास दृष्टि होगा, जो ईमानदार सोच रखता है, उसे आप लाओ, स्वागत करो और उसे काम करने का मौका दो। नहीं तो हमारे और वो राज ठाकरे में कोई अंतर नहीं रहा। वो भी कहता है, मराठी मानुस की बात करता है, हम भी वही करेंगे। इससे अलग हटके हमें सामूहिक रूप से रंगमंच को स्थापित करने के लिए, जैसे कई संस्थान है वैसे ही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, उसकी प्रमुख जिम्मेदारी है, क्योंकि वो एक बड़ा संस्थान हो चुका है, बड़ी जिम्मेवारी उसकी है, बड़ी जिम्मेवारी है। तो बड़ी जिम्मेवारी का निर्वहन करना आपको चाहिए। नहीं तो आप केवल एकेडमिक काम करो, अपने छात्रों को संभालो, छात्रों को पढ़ाओ, छात्रों को सिखाओ, छात्रों के लिए अच्छा कुछ करो। इस समस्या को, ये स्कॉलरशिप बंद करके धमकाना, ये करना, क्लास बंद कर देना, 2 लोगों को पढ़ाना, ये 2 लोगों को पढ़ाना भी बंद कर दे आप, मेरा रिक्वेस्ट है। इससे बहुत गंदा इमेज जा रहा है, आपकी कमजोरी दिख रही है इसमें। आप पढ़ाएं तो टोटल लोगों को पढ़ाएं एक साथ, 2 लोगों को नहीं। आप तो ग्रुप में ही मतभेद कर देंगे। वो 2 लोग, 53 लोग आंदोलन पे, 2 लोग अलग, ये लोग आपस में जब मिलेंगे तो लड़ाई होगा इन लोगों में। लड़ाई का बीज ना बोए, एक अच्छा बैच निकालें। इनके भविष्य की चिंता करना हमसे ज्यादा आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि सरकार ने आपको इनके लिए रखा है। इसके लिए आपकी रोटी का जुगाड़ करती है सरकार, इनके बेहतर भविष्य के लिए। तो उस रोटी की कीमत अदा कीजिए, उस सरकार के उस पैसे का कीमत अदा कीजिए और इनके बेहतर भविष्य का कल्पना कीजिए। और इनके लिए इनसे बात करके आगे सुझाव ले जाया। और इन्हीं के साथ साथ ये, अगर आपने अपनी पावर को बढ़ाया है तो केवल ये 53 छात्र नहीं, देश में जहां भी रंगमंच हो रहा है, जहां भी बेहतर हो रहा है, जहां तक आप पहुंच सकते हैं, एक ईमानदार कोशिश के तहत वहां तक आप पहुंचे। अपने एक्सटेंशन के माध्यम से, विस्तार कार्यक्रम के माध्यम से, अपने संसाधनों से आप रंगमंच का जितना भला कर सकते हैं वो भला करें, बेहतर करें, उनके सपनों को पूरा करें। यही डिमांड मुझे राज्य की सभी अकादमियों से है, सरकार के संस्कृति मंत्रालय से है, सभी संस्थानों से है। आप आए, कला के जो विद्यार्थी हैं, कला के जो करने वाले सिपाही हैं, उन सिपाहियों के लिए आप, उनको जीने के लिए आप सपोर्ट करें, सहयोग करें, उनके पक्ष में आप खड़ा हो, उनके साथ कंधा से कंधा हो, उन्हें प्रोत्साहित करें। बाकी वो बस आपसे इतना ही चाहिए, आप उन्हें रास्ता दे, वो अपना रास्ता खोज लेंगे। तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और पुनः उन सभी वक्ताओं का जो इस संकट के काल में फैक्ट रंगमंडल के पेज पर आए और उन्होंने अपना ध्यान रखा, बात रखी। उन सभी बातों में जो बातें थिएटर को एक में कुछ सवाल है, मैं देख लूं। बिल्कुल गुंजन, फेवरेटिज्म जैसी चीजों को दूर करना चाहिए। जो रियल है, जुनून है, जो काम कर सकते हैं या थोड़ा कमजोर भी हैं, तो उन्हें मौका मिलना चाहिए, ताकि वो, उनके अवसर मिलेगा तब वो साबित कर पाएंगे। ये बिल्कुल मैं सहमत हूं। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो स्थापित हैं उन्हें ही अभी प्रॉब्लम है। नई पीढ़ी को मौका कहां से देंगे? भविष्य को लेकर चिंता ही नहीं है, उन्हें अपनी चिंता है। और मुझे लगता है कि अब लीडरशिप नए युवा लोगों को दे देना चाहिए।
रंगकर में सामूहिकता के साथ आगे बढ़ने के लिए कितने लोग सोचते होंगे उन्हें कैसे प्रेरित किया जाए। हमें लगता है ज्यादातर लोग व्यक्तिगत स्वार्थ में रंगकम कर रहे हैं, जी रहे हैं। राही जी, इसी बहस को मैंने इतना लंबा 18 दिन तक चलाया है। रंगमंच सामूहिक ही है और व्यक्तिगत स्वार्थ, चाहे कोई स्वार्थ, अगर वो रंगकम कर रहे हैं उनका धन्यवाद, साधुवाद। शायद व्यक्ति आगे बढ़े तो समूह भी कुछ लोगों को साथ लेके आगे बढ़ेंगे। व्यक्तिगत स्वार्थ से मुझे कोई हानि नहीं, कोई नाराजगी नहीं। जो रंगकर्म कर रहा है उसे रंगकर्म में जीने की, उन्हें स्वार्थ रखना भी सही है, होना भी चाहिए स्वार्थ। जो दिन रात वो काम करेंगे उससे स्वार्थ नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। लेकिन साथ साथ और लोगों को साथ लेके चलना चाहिए कि टांग खिंचाव अभियान नहीं होना चाहिए और बेहतर हो। बस हम सबका मकसद हो कि हमारा रंगकर्म खूबसूरत हो, सुंदर हो, हमारी दुनिया बेहतर हो, सुंदर हो, जहां ईगो सवाल, जहां अपनेपन से निकलना होगा। युवाओं के लिए नए मौके तलाशना होगा। कब तक हम उन्हीं लोगों के बल पे जीते रहें, कब तक इतिहास के दम पे हम हाथी का सिक्कर पाले रहें। कम से कम आगे कोई घुड़सवार तो पैदा करो, आगे कोई लेकर आओ। तो बीआरएम में नाटकों के सिलेक्शन की भी निरपेक्ष, हाँ बहुत बढ़िया राजकुमार जी, ये सवाल आपने दिया। दिक्कत क्या है कि बीआरएम में कमेटी में रहने वाले मेंबर फिक्स हो गए हैं। कई मेंबर तो 8 साल 5 साल से वही मेंबर हैं, तो बाहर में वो लॉबी चलाते हैं और उनकी पूछ बढ़ जाती है कि वो भारंगम की कमेटी में है, तो उनके नाटक उनको लोग अपने यहां बुलाते हैं। बल्कि ये नियम करना चाहिए कि जो 1 से 2 बार कमेटी में आ चुका उन्हें तीसरी बार कमेटी में बिल्कुल मौका नहीं देना चाहिए और निष्पक्ष हो, ऐसी कोडिंग की व्यवस्था करना चाहिए जिससे हम किसी व्यक्ति के नाटक की आइडेंटिटी को खत्म कर सके। कोई नाटक हम देखें उनके नाम के पीछे न जाए और ऐसे लोग को कमेटी का मेंबर होना चाहिए जो कहूं से चयन प्रक्रिया को प्रभावित न कर सके। वही मौका देते हैं। मैंने तो हम लोग ने भी कभी ईमानदारी से स्वीकार करता हूं, मौका दोगे तो हम लोग भी, ऑप्शन नहीं है तो हम लोग भी आपको फोन कर लेते हैं, दादा मेरा भी नाटक जरा देख लेना, क्योंकि आप ही बता देते हो कि हम आपके दादा हैं, हम इस कमेटी में हैं, तो आप स्थापित करते हो तो हम लोग भी फोन कर लेते हैं कि जरा हमारा नाटक देख लेना। तो ये हमें फोन न करना पड़े कि आप हमारा नाटक देख लेना। हाँ, ये नाटक भी काट दिया जाता है लोगों के नाम देखकर। यही मैं कह रहा हूं कि नाटक केवल देखने के लिए उनको दिया जाए, एक नियम बनाया जाए जिसमें लिखा जाए कि आप नाटक के आगे पीछे कोई नाम नहीं लिखेंगे, कोई कास्टिंग नहीं करेंगे, किसका डायरेक्शन है कुछ नहीं करेंगे, आप केवल प्रस्तुति को भेजे। एक ऐसी कमेटी हो जो केवल प्रस्तुति को देखकर वो नाम पे तय न करे। अब ये जरूरी नहीं है कि बाबा जन्म में बाबा अच्छा नाटक किया था तो बाबा जन्म में आज भी वो अच्छा ही काम करेंगे। तो काम अच्छे काम को हो, हाँ उनके लिए अभाव। इसी संस्कृति में फोन, इसलिए इसी संस्कृति में पला बला हूं ना। क्रिएट प्रेशर आप नकार दो, पता क्यों चलता है हमें। हमने तो शुरुआत ही नहीं किया पैदा। आप कितने लोग तो फोन करके बताते हैं कि मेरे नाटक आपके पास है, मुझे कैसे मालूम हो जाता है कि आपका नाटक, मेरा नाटक आपके किसी समूह में है। अब मान लो प्रेशर नहीं क्रिएट होता है, कैसे नाटक हट जाता है, कैसे छाट दिया जाता है। विधु जी, हमें कैसे पता चलता है कि ये नाटक इस ग्रुप में है, कौन बताता है। सिस्टम फेल है, उसी सिस्टम को दुरुस्त करो, ये मेरा कहना है। हमें पता ही नहीं चले। इंसान तो स्वार्थ है, थिएटर में कुछ मिलता नहीं। मैं पार्ट नहीं हूं, मैंने कभी कोई सिस्टम का पार्ट नहीं हूं। मेरे जैसे कितने लोग हैं। और जब मुश्किल समय में मैंने फोन किया भी होगा, मैंने पूछा था, मैं तो पब्लिक में है, ये सवाल देने से मैं डरता नहीं। गलतियां की हैं तो की हैं, ये सिस्टम करप्ट है, उसका हिस्सा मैं बन जाता हूं। हमारे जैसे कितने लोग बनते हैं।
मैं तो पिछले दिन उठाया, मेरे पास तो मैसेज था कि आपका नाटक सेलेक्ट हो चुका है। एक निदेशक बोल रहा था। जब सेलेक्ट नहीं हुआ तो क्यों बोलना? तो कहां क्या धांधलियां चलती हैं, कौन कैसे कहां की। आज के डेट में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के समानांतर कई संस्थान, एक अलग संस्थाएं चलती हैं। कौन कहां अपने काम के लिए कहां कहां दौड़ लगा रहे, ये सबको पता है, सब पार्ट का सिस्टम है। इस जंगल में, इस जंगल को इतना करप्ट बना दिया गया है। नहीं तो एक ही लोग हमेशा बैठे नहीं रहते, एक ही लोग गलत कर रहे होते और उनके चाहने वाले उनका हमेशा सपोर्ट कर रहे होते। तो ये जो फेवरेटिज्म है, ये जो नेपोटिज्म है, ये जो हमको फायदा हो गया तो ठीक, हमको नहीं फायदा हुआ ठीक, तो ये वाली नीति होगी तो हम सब उसके हिस्सा होंगे। अब कौन इससे अछूता है? कोई हाथ रख के बोल दे कि मैं अछूता हूं इससे। बोलने की तो हिम्मत नहीं करते। सब दोष सरकार का नहीं है, सरकार से ज्यादा दोष सरकार तक बात पहुंचाने वाले बीच में जो नियुक्तियां हुई हैं उनकी भी गलतियां हैं। सरकार, ये लोग बोलते हैं, मैं भी थोड़ा सोचा, सरकार ने किसी का ग्रांट नहीं बंद किया अभी तक। प्रोडक्शन ग्रांट भी जो बंद हुई वो हमारे बीच के लोग नहीं बंद करवाया। पिछले दिनों गौरी जी ने कहा था कि ऑनलाइन क्लासेस हो सकती है, ऑनलाइन भारंगम भी हो सकता था, उतने लोगों को काम मिलता। और सबको सब पता है। इसलिए हमाम में हम सब नंगे हो चुके हैं। बस मैं यही कह रहा हूं कि जो थोड़ा सा हम लोग नंगे जो हो चुके हैं, थोड़ा कपड़ा उपड़ा पहन लें, थोड़ा सा नैतिकता बचा लें, और जो हो चुका, जो बीत चुका, उससे आगे बेहतर पारदर्शिता और साफ सुथरी रंगमंच की दुनिया बसाने की बात मैं कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं धोया हुआ हूं, मैं राजा हरिश्चंद्र हूं। इसका मतलब यह नहीं कि सबको अंगुली पर डाकू बना दिया जाए। अच्छे सोच के तहत, अच्छे संदर्भ के साथ इस कोरोना काल ने एक अवसर दिया है हमें। हम जो बच गए हैं हम ही रचेंगे। अब बच गए ये मान के चले कि हम इसलिए बचे हैं कि खास करके जो कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ अच्छा कर सके। हमें इसे नया जन्म मानना चाहिए और अपनी गलतियों से हमें सीखना चाहिए। अगर हमने कुछ गलती की है तो उसके लिए ये नहीं होना गलती स्वीकारना है, मैंने गलतियां की हैं, मैं स्वीकार रहा हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर गलतियों पे आंख बंद कर ली जाए। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना बेहतर भविष्य के लिए। सब लोग साथी, नए लोग से मेरा निवेदन है कि संघर्ष ज्यादा है लेकिन रंगमंच में टिके रहो, उम्मीद करो कुछ बेहतर होगा। इतना दिन आपने काम किया है, रंगमंच से पलायन मत करो, छोड़ो मत। हमारी चिंता आपकी चिंता है, आप रहो साथ में, काम करो, रंगमंच के साथ रहो, अपने कला के साथ रहो। और इस मुश्किल समय में समझ सकता हूं रोटी की भी जुगाड़ करना, उसके लिए भी सोचते रहो कैसे आप अपना 2 टाइम जीवन यापन कर सकते हो। लेकिन कला कर्म से कभी मुंह मत मोड़ना, कभी रंगमंच को छोड़ना नहीं। और इसको फिल्टर करने की जरूरत है। आप युवा लोग ही इसे फिल्टर कर सकते हैं। अपने अपने शहरों में, अपने राज्यों में अपने हक के लिए लड़ो, अपने राज्यों से मांगो, अधिकार मांगो, बड़े संस्थानों पे सवाल खड़ा करो। जो गलत है सीना ठोक के गलत को गलत बोलो। कम से कम एक डर तो पैदा हो। बाकी पता नहीं क्या होना होगा वही होगा। आज हम हैं कल नहीं रहेंगे। क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे। तो कम से कम ऐसा कुछ काम कर जाओ कि जाने के बाद
आपको याद करे लोग, हर हर अकादमी, हर संस्थान, हर अकादमी, राज्य सरकार, मंत्रालय सब अगर 50-50 लोगों को भी अगर कोरोना टाइम में मदद करती तो कम से कम वो संख्या जितनी संस्थानें थी सरकारी, राज्य की अकादमियां, जितने संस्कृति मंत्रालय राज्य की, ये केंद्र की, ये सब मिलाकर तो 5,000 कलाकारों का इजी गोइंग वो सपोर्ट कर सकते थे। और संगीत नाटक अकादमी से भी निवेदन है कि वो नए नए नाटकों को अपने हिस्सा बनाए प्रोजेक्ट का, ताकि उनपे भागीदारी लेने वाले कलाकारों तक वो बात उनको कुछ मिल सके। आर्काइवल है वो कभी देख लेंगे मुश्किल समय में, तो कुछ रोजगार क्रिएट करने की जरूरत है। अभी मुश्किल समय में कलाकारों की मदद करने की जरूरत है। वो भीख नहीं मांग रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। आपको आप पर उनका संरक्षण का अधिकार है, आप पर उनका अधिकार है, आप संरक्षण के लिए हैं, तो प्लीज उनके लिए नए नए कुछ लेकर आओ, जितना हो सके करो, लेकिन चुप्पी साध के बैठ मत जाओ, नहीं तो इतिहास सवाल करेगा, आप कभी माफ नहीं किए जाओगे, आपकी नींद गायब हो जाएगी। इस मुश्किल समय में भी अगर ईमानदारी और निष्ठा से आपने काम नहीं किया, कुछ नया लेकर नहीं आए, तो बहुत मुश्किल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया, जो 18 दिन तक इस कार्यक्रम से आप जुड़े रहे। इस कार्यक्रम का जो मकसद था, वो जो उद्देश्य था, वो आप तक पहुंच चुका है। प्लीज आप अपने हक के लिए अपने आसपास हो रहे गलत चीजों को बंद करवाओ, उसके खिलाफ आवाज उठाओ और एक हिम्मत करो बेहतर कल की। बेहतर आप फिल्टर नहीं करोगे तो इस गंदगी में दबते चले जाओगे। वो उनका शेर है ना कि आग लगेंगे तो हर घर जलेंगे, केवल मेरे उनका ही घर थोड़े है। तो प्लीज आप आगे आओ, मिलकर चलो, बेहतरी के साथ सोचो और आसपास फिल्टर कर सबके लिए सोचो। थोड़ा दो, सब अपने अपने अनुसार खाओ पियो, लेकिन किसी दूसरों के लिए भी सोचते हुए खाओ, ये करो। इन्हीं शब्दों के साथ एक चीज और, इसके पीछे मेरा पूरा मकसद सकारात्मक था। मेरा व्यक्तिगत हमला करने का कोई मकसद नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैंने आपकी नीतियों का विरोध किया है, मैंने आपकी दृष्टि का विरोध किया है। आप अंधे हो चुके हैं, उसको आंख खोलने, उनको रोशनी में लाने का काम किया है। मेरा व्यक्तिगत रूप से किन्हीं पर कोई हमला नहीं है और आपको मैंने झकझोरने का काम किया, आपको जगाने का काम किया है। प्लीज जागो मेरे प्यारे, कुछ बेहतर करो। बहुत बहुत धन्यवाद।